हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का छठा क्लास जो कि आखिरी क्लास भी है। और आज अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, जिसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 10 में आज नया क्या सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ना मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में देखे रखा हुआ है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड ये क्या होता है, देखो बच्चों, क्लास 11 में अपने सीखे थे शेयर कैपिटल जो होता है दो टाइप का होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, तो प्रेफरेंस डिविडेंड ना इक्विटी डिविडेंड से पहले दिया जाता है, इसीलिए ना इस टाइप के शेयर्स को अपने बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखेंगे यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा दिया हो, ऐसा कुछ सिग्नल दिया हो कि ये अपने इक्विटी को डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे, प्रेफरेंस होल्डर्स को भी डिविडेंड पे कर देंगे। सर ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट वही नॉर्मल सा ही होगा सर, फिनेंसिंग एक्टिविटी से लेस करेंगे और वर्किंग नोट 1 में जाके इसको ऐड कर देंगे उसी अमाउंट को। सर ये रेट जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, पिछला साल का जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ना उसके ऊपर अपने ये डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं आपको ये सारी चीज तो आपको मालूम है, नोट्स में अवेलेबल ही है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर एक बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, सर नोट नंबर भी है। ठीक है, अपने नोट्स टू अकाउंट्स में भी देख लिए, हाँ दो तीन तो नोट्स टू अकाउंट्स है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसके आगे एक रेट भी देके रखा हुआ है जो कि प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए रेट होता है, और लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं सर, एक मशीन कॉस्टिंग रुपीज 70,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000, तो अपने जाते हैं फिक्स्ड एसेट में दाग लगा देते हैं। और इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जा रहा है। कौन सा डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को भी अपने पे करेंगे। यदि नहीं होता तो अपने एजम्पशन दे देते कि इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द प्रेफरेंस डिविडेंड हैज आल्सो नॉट बीन पेड। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस इक्विटी डिविडेंड को लेके क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, अपने को मालूम है इक्विटी डिविडेंड तभी दिया जाता है प्रेफरेंस को देने के बाद। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पक्के से दिया होगा। तो चलिए करते हैं। पहला आइटम है शेयर कैपिटल, यहाँ पर नोट नंबर देके रखा हुआ है, नीचे से देखते हैं। नीचे शेयर कैपिटल में देके रखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले था 2 लाख, अभी हो गया 5 लाख, मतलब 3 लाख से बढ़ गया, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो दूसरा आइटम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, स्टार्टिंग में था 50,000, अभी हो गया 75,000, मतलब 25,000 का प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। सब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे ना एक रेट ऑफ डिविडेंड भी प्रीफिक्स था, और अपने को मालूम है इक्विटी डिविडेंड पे किया हुआ है, इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया होगा। तो 8% ऑफ 50,000 कितना होगा, 4,000। अपने हमेशा पिछले साल वाले पे कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड का जो अमाउंट होता है। तो 8% ऑफ 50,000 मतलब 4,000, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे, वर्किंग नोट 1 में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है सर रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर भी एक नोट नंबर देके रखा हुआ है, चलिए नीचे से देखते हैं। सर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देके रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले था 1,25,000, अभी हो गया 25, मतलब 1 लाख का लॉस हुआ होगा। जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में था 45, अभी हो गया 1,15,000, मतलब 70,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट है सर लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, यहाँ पर नोट नंबर दिया है, नीचे से देखेंगे। सिर्फ डिबेंचर से स्टार्टिंग में था 1 लाख, अभी हो गया 75,000, मतलब 25,000 का जो डिबेंचर है उसको क्या किया, मैंने रिडीम किया हुआ है। सो अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए और लेस कर दिया। इसमें ना सर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स किया हुआ है, तो इसको अपने क्या करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने को मालूम है सर, यूटिलाइज देखेंगे कौन सा पैसा कितना यूटिलाइज हुआ है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। इस क्वेश्चन में ना रिडेम्पशन कब किया गया है वो दिया नहीं है, तो अपनी स्टार्टिंग एंड मान सकते हैं, आप नीचे फुटनोट दे दीजिएगा, लेकिन हम लोग का कोशिश रहता है हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिडल ऑफ द ईयर माने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने ऐसे मान रहे 1 अप्रैल 2018 से ये आपका 1 लाख का रिडीम्शन यूज हो रहा है। उसके बाद 30 सितंबर को आपने 25,000 क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, और ये 75,000 बाकी का 6 महीना यूटिलाइज किया। तो इस 1 लाख के ऊपर 10% करके 6 महीना का आया 5,000, और इस 75,000 के ऊपर 10% करके 6 महीना का आया 3750। तो टोटल में होया आपका इंटरेस्ट 8750, जो कि क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग से लेस करेंगे। 8750। नेक्स्ट है सर फिक्स्ड एसेट, इसमें दाग लगा हुआ है, इसका अपने क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे।
तो अपने यहाँ पर ओपनिंग फिगर क्लोजिंग फिगर लिख दिया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या देके रखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹70,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। एक 70,000 का मशीन है 15,000 में बेच दिया, मतलब 55,000 का लॉस भी हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक 15,000 से 55,000 का लॉस भी हुआ, और ये इसको अपने यहाँ लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हुआ आपका लॉस। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, अपने इसको बैलेंस कर देते हैं। ये यहाँ पर आया 4,50,000 प्लस 70 5,20,000। इधर भी आपका आ गया 5,20,000 और 2,20,000 हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको अपने कैसे लिखेंगे, टू बैंक। अपने इसमें मार्किंग कर लेते हैं कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। सर ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, और ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा। एट सेल ऑफ मशीन 15,000 लेस परचेज ऑफ मशीन 2,20,000। नेक्स्ट आइटम है सर इन्वेंट्री। स्टार्टिंग में था 1 लाख, अभी हो गया 1,50,000, तो इसको कर देंगे लेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल। स्टार्टिंग में था 75, अभी हो गया 1,25,000, तो 50,000 से ये भी बढ़ गया, इसको भी कर देंगे लेस। नेक्स्ट है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टार्टिंग में था 45, एंड में था 65, तो इसका अपना ही जगह है, वहीं पर लिख देते हैं। अपने को मालूम हो गया ए प्लस बी प्लस सी करके आएगा 20,000। सर तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम था वो सब कुछ अपने कवर अप कर लिए। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, इसको अपने कवर अप कर लिए। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000, इसको कर लेते। क्या करेंगे सर, फाइनेंसिंग से लेस करेंगे और वर्किंग नोट 1 में ऐड करेंगे। सर तो अब अपने इसको भी कर लिए, तो सर अपने सब कुछ कवर अप कर लिए। अब सिर्फ प्लस माइनस करेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1। नोट 1 में देखते हैं, नोट 1 में कुछ फिगर्स है, इसको अपने कर देते हैं। इसको करेंगे तो आएगा अपना -2,000, तो इसको अपने लिख देते हैं यहाँ पर। सर इन दोनों को करके आएगा आपका 63,750, -1 की जगह इसका आएगा 61,750। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं था, डैश। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 61,750। ये हो गया आपका 1 लाख नेगेटिव। आ गया आपका 38,250 नेगेटिव। इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं था। सिंस ये नेगेटिव आया, इसको अपने बोलेंगे आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया अपना 2,05,000 नेगेटिव, इसका मतलब ये भी आउटफ्लो। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको यदि आप ऐड लेस कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 2,63,250। ये हो गया आपका इनफ्लो। ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा, आपका आएगा 20,000। 20 प्लस 45 65,000। तो ऐसे अपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कवर अप कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 में अपने नया क्या सीखने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बैंक ओवरड्राफ्ट देके रखा हुआ है, और दूसरा चीज देखे रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि अपने लॉस में बेच रहे हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके क्या झमेला है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा आइटम है ना, जिसका आप एक हिसाब से देखो तो आपको एक करंट लायबिलिटी भी लगेगा, ठीक है, और बैलेंस शीट में इनफैक्ट एक करंट लायबिलिटी के अंदर ही दिया रहता है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो बैंक में बैलेंस होता है ना, उससे आप थोड़ा सा ज्यादा विड्रॉ करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको वो पैसा रिपेमेंट कर देना होता है। तो एक इस हिसाब से देखो तो एक करंट लायबिलिटी हो गया। बहुत जन इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हिसाब से देखता है, वो भी वैलिड है। और बहुत जन क्या करता है, इसको एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ भी देखता है, क्योंकि मेरे को पैसा का दरकार था, मैंने पैसा का जुगाड़ कैसे किया, बैंक ओवरड्राफ्ट लेके। तो बहुत जन एक ओडी अकाउंट खोल लेते हैं 7 लाख 8 लाख 10 लाख का, एंड वो लोग उसी ओडी अकाउंट में बिजनेस को चलाते रहते हैं। बैंक लोन लेना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, और ओडी अकाउंट में थोड़ा सा कम झमेला होता है, तो यूजुअली बहुत जन ओडी अकाउंट में प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए ना बैंक ओवरड्राफ्ट को बहुत जन फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी मानता है। ठीक है, अपने को क्या मानना है सर, करंट लायबिलिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप बस बता दो, अपने कर लेंगे। एज पर सीबीएसई गाइडलाइन ना, बैंक ओवरड्राफ्ट को अपने क्या मानने वाले हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसी के साथ अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माँ कालियन कंपनी फॉर 2 years, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स, बैंक ओडीबी था यहाँ पर, ठीक है, अपने को मालूम है सर। और 2-3 तो नोट नंबर है, नोट नंबर में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है सर, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, शेयर कैपिटल के साथ इसको ऐड कर देंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह वगैरह। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, एक मशीन है तो जाते हैं एक मशीनरी में दाग लगा देते हैं। इंटरिम डिविडेंड है, ड्यूरिंग देयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस ऑफ 20%, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी दाग लगा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते करना है, कैसे करेंगे वही सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस करते जाएंगे। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट है, इसको तो आप कॉलेज लेवल भी क्वेश्चन मान सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है आपका जो लेवल 1 लेवल 2 जो क्वेश्चन है उसी के अंदर ही एग्जाम में आ जाना चाहिए। चलिए फिर भी इसको भी करते हैं। शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में था 2,50,000, अभी है 3 लाख, तो कितना हो गया 50,000 का शेयर्स इशू किया है, वो भी आपने थोड़ा सा प्रीमियम में इशू किया था। स्टार्टिंग में था 0, अभी हो गया 10,000, मतलब ये 50,000 का जो शेयर्स इशू किया गया है वो कितना में इशू किया है, 10,000 ज़्यादा में इशू किया है। तो अपने जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लिख देंगे ऐड इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है सर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें एक नोट नंबर देके रखा है, चलते हैं नीचे। सर नीचे भी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम था, उसको अपने कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, स्टार्टिंग में था 1,75,000, अभी है 1,97,000, मतलब 22,000 से ये बढ़ गया। तो अपने वर्किंग नोट में आए और यहाँ पर लिख दिए डिफरेंस इन पीएल 22,000। नेक्स्ट है सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और ब्रैकेट में दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को मालूम है क्या ट्रीट करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब भावुक मत हो जाना कि करंट लायबिलिटीज के अंदर दिया हुआ है, ये क्या है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रीट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सीबीएसई गाइडलाइन में दिया हुआ है। 15,000 है स्टार्टिंग में, एंडे 20,000, मतलब 5,000 का आपने और ओडी लिया है, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओ और ऐड कर दो। नेक्स्ट है सर ट्रेड पेबल्स, स्टार्टिंग में था 54, अभी हो गया 31,000, इसका मतलब क्या था 23,000 से ट्रेड पेबल्स कम हो गया। नेक्स्ट है सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो इसमें नोट नंबर देके रखा है, अपने नीचे से देखेंगे। नीचे 2 आइटम देके रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है, स्टार्टिंग में था 65, एंड में 62। लास्ट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, इस साल क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड बोल के दिखाएंगे। और इस साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बोल के ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये क्या होता है, ये है एक नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो स्टार्टिंग में था 16, अभी हो गया 22, तो ये 6,000 ना अपने कहाँ जाएंगे, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस बोल के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। तो अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज खत्म। अब देखते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में क्या है, फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट है, इसमें एक नोट नंबर देके रखा हुआ है, तो नीचे जाके देखते हैं। पहला है लैंड, इसमें कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, स्टार्टिंग में था 70, अभी हो गया 1,50,000, मतलब 80,000 का लैंड मैंने इस साल और खरीदा होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस करके लिख देंगे। नेक्स्ट है सर मशीनरी, स्टार्टिंग में था 2 लाख, एंड में था 1,20,000, इसमें दाग लगा, इसका लेजर बनाते हैं। सर एक्यूमुलेटेड बनाना पड़ेगा, सर नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट नोट्स अकाउंट में एक्यूमुलेटेड दिया हुआ नहीं है, मतलब कंपनी ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपन ही नहीं किया, तो अपने को भी लेजर बनाने का दरकार नहीं है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ओपनिंग फिगर 2 लाख, क्लोजिंग फिगर 1,20,000, और देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। मशीनरी उस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का मशीन था, कभी खरीदा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग ₹40,000, मतलब आज तक उसमें डिप्रेशन कितना चार्ज करके रखा है 40,000, मतलब उसका अभी का डेट में वैल्यू कितना है 60,000। वो सोल्ड फॉर ₹18,000 ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 का सामान आपने कितना में बेच दिया, 18,000 में बेच दिया, मतलब 42,000 का लॉस में आपने बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होना ना होना वो फर्क नहीं पड़ता है, बस कोई एडजस्टमेंट में देके रखा हुआ है, अपने को लेजर बनाने का दरकार नहीं है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। यदि बैलेंस शीट नोट्स अकाउंट में होता तभी बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, कितना में बिका हुआ है 18,000 में, तो सबसे पहला काम बाय बैंक 18,000, और कितना का लॉस हुआ अपना 42,000 का लॉस हुआ, तो इसको क्या कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और तो कुछ इंफॉर्मेशन था नहीं, अब इसको क्या कर देते हैं बैलेंस। 42 + 18 आपका हो गया 60, ये हो गया 1,80,000, तो इधर आपका पकड़ लीजिए 2 लाख इधर ज़्यादा है,
इधर भी ज़्यादा है ये, तो दोनों साइड लिख दिया। और बैलेंसिंग फिगर करके आया मेरा 20,000। तो इस साइड ना डेप्रिसिएशन लिखा हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। यदि डेप्रिसिएशन भी रहता तो अपने यहाँ पर क्या लिख देते, बाय बैंक। अपने मार्किंग कर लेते कौन सा कहाँ पर जाएगा। बाय बैंक ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। So loss on sale of machine 42,000, डेप्रिसिएशन था 20,000। नेक्स्ट है सर इंटेंजिबल एसेट। सर पहले था 30, अभी हो गया 50। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब हमने परचेज किया, लेस होता तो एमोटाइज्ड होता, यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लेस कर देंगे। नेक्स्ट है सर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें दाग लगा हुआ है, इसका लेजर बनाते हैं। सर स्टार्टिंग का फिगर था 50,000, क्लोजिंग का फिगर था 45,000। तो एसेट है तो डेबिट साइड में लिख दिया ओपनिंग फिगर को, और क्लोजिंग फिगर को क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब पहले कितना था 50,000, तो 50,000 का 40% कितना हुआ 20,000। सो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 20,000 का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल के थोड़ा पहले में बोला है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आपने निकाल लिए 20,000 एट अ लॉस ऑफ 20%। सो 20,000 का 20% कितना हुआ आपका 4,000, मतलब बिका कितना में आपका 16,000 में, और लॉस कितना हुआ 4,000 का। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इसको अपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, बैलेंसिंग करते हैं। 45 + 20 65,000, इधर भी आ गया आपका 65,000, और 15,000 हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। सो टू बैंक मार्किंग कर लेते कौन सा कहाँ पर जाएगा। सर ये होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस, ये होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, और ये होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। 4,000 का लॉस। सो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया 16,000, लेस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेस हो गया -15,000। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल। स्टार्टिंग में था 2,19,000, अभी हो गया 2,67,000, मतलब बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अपने क्या करेंगे, लेस कर देंगे 48,000। नेक्स्ट आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टार्टिंग में था 6, एंड में था 10, तो दोनों को अपने अपने जगह में लिख देते हैं। नेक्स्ट तो अपने सर बैलेंस शीट में जो कुछ भी था सब कुछ अपने कवर अप कर लिए। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। मशीनरी वाला तो अपने कर ही लिए। इंटरिम डिविडेंड अपने नहीं किया। सर इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 25,000, तो इसको क्या करेंगे, अपने फाइनेंसिंग में जाएंगे, लेस करेंगे, और वर्किंग नोट 1 में ऐड भी कर देंगे। सही इंटरिम डिविडेंड भी अब हो गया, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या तो अपने कर ही लिए। तो अपने को क्या करना है, आप सिर्फ प्लस माइनस करेंगे, अपने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सी नोट 1 में जाके देखते हैं। तो नोट 1 में तीनों को ऐड करके आया अपने 1,09,000, इसको अपने जाके वहाँ पर लिख देते हैं। इसको ऐड करके आया अपना 72,000, दोनों को ऐड करके आया अपना 1,81,000। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं था, मतलब ये हो गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसको ऐड करके आया अपना 71,000 नेगेटिव। सो 1,81,000 माइनस 71 हो गया 1,10,000, माइनस 65 करेंगे अपना आ जाएगा 45,000। सो ये था पॉजिटिव, मतलब ये हो गया अपना इनफ्लो। इन्वेस्टिंग में आया अपना -81,000, तो इसका मतलब ये हो गया आपका आउटफ्लो। फाइनेंसिंग में आया आपका 40,000। सर A + B + C कीजिएगा, आपका आ जाएगा 4,000। तो 4,000 + 6,000 हो गया 10,000। तो ऐसे अपने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर दिए। कुछ नया था नहीं, बस एक बैंक ओवरड्राफ्ट था जिसको अपने फाइनेंसिंग में ट्रीट करते हैं। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या नया है, क्वेश्चन नंबर 12 में पहला चीज तो क्वेश्चन ही टोटली ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है। मतलब यहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यदि अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अपने को मालूम है, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि
सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, छोटे छोटे कंपनीज, ये लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दरकार नहीं है। लेकिन यदि ये लोग बनाना चाहे तो ये लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिवाइज के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। मतलब शिक्षा एंटरप्राइज ये चाहती है कि उसका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बने, तो बनना है मतलब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिवाइज ही बनेगा। और दूसरा चीज़ जो मैंने यहाँ पर हटके जो देके रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का जो फिगर है ना, उसका कॉलम को मैंने उलट पुलट कर दिया। तो आप एक बार फ्लो के साथ कि ये आपका करेंट प्रीवियस ईयर है, ये आपका करेंट ईयर है, ये मत मान लीजिएगा। तो अपने को हमेशा क्या चेक करना चाहिए, हमेशा प्रीवियस ईयर कौन सा है, करेंट ईयर कौन सा, नहीं तो पूरा का पूरा कैश फ्लो ही गलत हो जाता है। वैसे क्लास 12 में ऐसे दिक्कत तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, शिक्षा's कैपिटल इज 2,40,000 इन द बिगिनिंग एंड 3 लाख एट द एंड, ठीक है। और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग बैंक ऑर्डर, कुछ कुछ एसेट वसेट भी देके रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देयर वाज नीदर एनी ड्रॉइंग्स नॉर एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब शिक्षा का कैपिटल 2,40,000 से 3 लाख पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल तो हुआ नहीं है और ड्राइंग्स कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो मतलब 60,000 का यहाँ पर क्या आपके रखा हुआ है, प्रॉफिट कमाए। तो अपने को ध्यान होगा ना, अपने क्लास 11 में क्या करते थे, जो प्रॉफिट होता था उसको ट्रांसफर करते थे, कैपिटल के साथ जोड़ देते थे, ठीक है। और कंपनीज में क्या करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं। तो इसका मतलब जो कैपिटल का जो डिफरेंस बैलेंस है वही मेरा क्या होने वाला है, प्रॉफिट, दैट इज 60,000। नेक्स्ट क्या है, देयर वाज नो परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होता तो अपने को क्या था, लेजर बनाना पड़ता। इसको करते हैं। सर शिक्षा का कैपिटल स्टार्टिंग में था 2,40,000, एंड में है 3 लाख, मतलब 60,000 इसने क्या करके रखा होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। डिफरेंस इन कैपिटल इधर है 60,000। सर कंपनीज में तो ये ट्रांसफर रिजर्व ये सब होता भी नहीं, अपने को नहीं लिखने से भी हो जाता। सर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, स्टार्टिंग में था 44, अभी हो गया 58, मतलब 11,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट है सर बिल्स पेबल, स्टार्टिंग में था 7,000, अभी हो गया 10,000, 3,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट है सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्टार्टिंग में था 20, अभी हो गया 0, मतलब घट गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से स्टार्टिंग में था 5,000, अभी हो गया 0, मतलब पेमेंट कर दिया होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको क्या कर देंगे, लेस। सर नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट, तो इसमें कुछ परचेज सेल तो हुआ ही नहीं था। स्टार्टिंग में था 2 लाख, अभी हो गया 1,60,000, मतलब क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन हुआ होगा, क्योंकि परचेज सेल तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब 40,000 का क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है। नेक्स्ट है सर इन्वेंट्री, स्टार्टिंग में था 70, अभी हो गया 55, घट गया, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट है सर ट्रेड रिसीवेबल, स्टार्टिंग में था 30,000, अभी हो गया 1,20,000, मतलब 90,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टार्टिंग में था 16,000, अभी हो गया 10,000, मतलब डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है सर बैंक बैलेंस, स्टार्टिंग में था 0, अभी हो गया 20,000। तो अपने बैलेंस शीट में जो कुछ भी था सब चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देयर वाज नीदर एनी ड्राइंग्स नॉर एनी कैपिटल, मतलब जो भी एडिशन हुआ है वो बिकॉज ऑफ प्रॉफिट है। देयर वाज नो परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब जो भी घटा हुआ है वो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अपने सब कुछ कर लिया, अपने को सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1। इधर हो गया 40,000, दोनों को मिला के हो गया 1 लाख। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं था, इधर हो गया 1 लाख, इधर आ गया नेगेटिव 75,000। दोनों को करके आया अपना 25,000 पॉजिटिव। से इनकम टैक्स कुछ भी नहीं था, 25,000 यहाँ पर टैक्स पेड हो गया। तो ये पॉजिटिव आया, मतलब ये हो गया आपका इनफ्लो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपका कुछ भी नहीं था। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पर क्या था, -5,000। तो 25,000 और -5,000 ये हो गया आपका 20,000, प्लस 0 करेंगे तो 20,000 आ गया। सर कुछ भी नहीं था सर, ये तो और भी इजी था। इतना एक्साइटेड भी मत हो बच्चों, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो बनाना कभी एग्जाम में पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपने एक तो प्रैक्टिस के लिए कर लिए। तो आई बिलीव अपने ने आज जो किया 10, 11 एंड 12 वो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट बच्चों दो चीज़ और भी हम आपको बता दें। रहा बात एनालिसिस का ना,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना पॉजिटिव कैश आता है उतना कंपनी के लिए बढ़िया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यदि अपने और नेगेटिव जा रहा है, मतलब और यदि बिजनेस कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, अच्छी बात है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अकॉर्डिंगली अपने देखते हैं कि यदि कुछ इन्वेस्ट हो रहा है तब फाइनेंसिंग से आप पैसा ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेटिंग में नेगेटिव जा रहा है और वहाँ पर आपने क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग से पैसा निकालते जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे करके अपने एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना था, देखो अपने 12 क्वेश्चन किए, सारे 12 क्वेश्चन में अपने को ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाना था। और अपने को इजी था सर, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाते थे, सीक्वेंस में करते थे और अपने आंसर मैच भी कर सकते थे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ ऐड करके। यदि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है तो अपने आंसर टैलीड हो जाता है, अपने आंसर मैच हो जाता है। लेकिन यदि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने दे, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने दे और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाने दे, तो अपने को घबराना नहीं है। सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना है या सिर्फ इन्वेस्टिंग बनाना है या सिर्फ फाइनेंसिंग बनाना है। इनफैक्ट अपने तो अपने हायर लेवल का क्वेश्चंस करके रखे हुए हैं। बस दिक्कत क्या हो जाएगा ना, उसमें 2 ड्रॉबैक है। एक तो आप आंसर टैली नहीं कर सकते हो वैसे, और दूसरा जो ड्रॉबैक है कि एडजस्टमेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे देगा। ठीक है, मे बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिर्फ आपको देता है तो आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स, काफ़ी सारे आइटम्स दे देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिर्फ देता है तो बहुत सारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लैंड, इंटेंजिबल, ये सब दे देगा। सिर्फ ऑपरेटिंग देता है तो मे भी 1-2 एडजस्टमेंट और ज़्यादा दे देगा। ठीक है, तो भगवान से अपनी यही दुआ करेंगे कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का है, और ज़्यादातर ऐसा ही आता है, 90% केसेस में ऐसा ही आता है। इसके साथ अपना आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर था, ऑल टुगेदर 6 क्लासेस में अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर अप किए हैं। 2 से 2.5 घंटा का लेक्चर्स था अपना। ओके, यदि आप सारे वीडियोस को देखिएगा तो, एंड द बेस्ट पार्ट इज वी कवर 12 क्वेश्चंस। ठीक है, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कवर अप किए, एंड आई बिलीव ये 12 क्वेश्चंस करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट एक और चीज़, ये सेम चैप्टर आपका हायर स्टडीज़ में, कॉलेज लेवल में, फिनेंशियल अकाउंटिंग में भी आता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आता है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस पोर्शन भी आपका जो है यही है, तो आपका कॉलेज लेवल के लिए भी ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ 1-2 एडजस्टमेंट आपका शायद वहाँ पर ज़्यादा एड ऑन हो जाए। और इसके साथ यदि आपको मेरा कैश फ्लो का लेक्चर के साथ थोड़ा सा भी समझ में आया हो, हेल्पफुल हुआ हो, आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा। नोट्स आपको मालूम है नीचे अवेलेबल है, नोट्स को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ थोड़ा एनकरेज कीजिए सो दैट कि अपने को भी बूस्टअप मिले और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।